अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम के साथ मैं हूं सारा इलियास। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द बदल आखिर क्यों किया गया, वजारतों के कलमदान वापस लेने और इस बड़ी तब्दीली की वजूहात क्या बनी, पब्लिक न्यूज ने तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। इस्लामाबाद से पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। वफाकी काबीना में इतने बड़े पैमाने पर रद्दो बदल क्यों किया गया, पब्लिक न्यूज ने पता लगा लिया। जराये के मुताबिक महकमाना कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और अवामी राय काबीना में रद्दो बदल का सबब बनी। जराये के मुताबिक बाज वज़रा की कारकर्दगी से वजीर आजम इमरान खान खुद भी नाखुश थे और उन्हें हटाने का फैसला गुज़िश्ता माह ही कर लिया गया था। साबिक वजीर खजाना असद उमर के मुस्ताफी होने के हवाले से जराये का कहना है कि साबिक वजीर खजाना असद उमर अपनी वजारत के मुआमले में गैर संजीदगी से काम ले रहे थे। एमनेस्टी स्कीम, FBR की नाकामी और डॉलर का महंगा होना असद उमर को भी महंगा पड़ गया। बात करें वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर की, तो गैस के होशरुबा बिल्स पर तहकीकाती रिपोर्ट ने वजीर पेट्रोलियम को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हवाले से जराये का ये कहना है कि वो भी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। फवाद चौधरी के आए दिन MD PTV और सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद उनको महंगी पड़ गई। जराये का कहना है कि फरदौस आशिक अवान को वजीर इत्तलात बनाने का फैसला भी एक माह पहले ही कर लिया गया था। पब्लिक न्यूज ने यह खबर सबसे पहले अवाम तक पहुंचाई थी। काबीना में बाकी रद्दो बदल के हवाले से जराये का यह कहना है कि वजीर आजम इमरान खान शहरियार अफरीदी की बतौर वजीर दाखिला कारकर्दगी से भी नाखुश थे, जबकि आजम सवाती, इजाज शाह और हफीज शेख को वजारतें देने का फैसला पार्टी में इत्तफाक राय से किया गया। ये रिपोर्ट आपने देखी है और ये तमाम वजूहात जो कि इस रिपोर्ट में बयान की गई हैं हमने तफसीली तौर पर आपके सामने रखी हैं, जो कि विफाकी काबीना में तब्दीलियों की वजूहात बनी हैं। मुख्तलिफ वज़रा ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी गई। उनमें से कुछ खुफिया रिपोर्ट्स भी थी, कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स भी थी। अगर असद उमर साहब की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस से अवाम का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था, क्योंकि रुपया डीवैल्यू हो रहा था। उनकी कारकर्दगी के हवाले से अगर बात की जाए तो इन रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उनका एटीट्यूड जो था वो थोड़ा नॉन सीरियस था और अवाम को और बाकी जो काबीना थी उसको वो एतमाद में नहीं ले पा रहे थे। कुछ फैसला साजी में भी उन्होंने ताखीर की, जो कि उनकी अब काबीना से जो वो चले गए हैं उसका वजह बनी है। तो अब ये तमाम वजूहात सामने आ गई हैं और इसके बाद अपोजिशन को भी एक बार फिर खुलकर मौका मिल गया है कि हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाए। मरियम औरंगजेब सामने आई, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह, ये वो तमाम सियासतदान हैं जिन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। एकदम से विफाकी काबीना में रद्दो बदल की जो खबरें सामने आई तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि आखिर ये फैसला पहले किया गया, ये फैसला कहाँ पे हुआ। लेकिन ये वो तमाम वजूहात है, परफॉर्मेंस वो वजूहात हैं जिसकी वजह से रद्दो बदल सामने आई है। काबीना में तब्दीलियों की वजूहात हमने आपको बताई है, खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आई, मीडिया रिपोर्ट सामने आई और अवामी राय का भी एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से ये फैसले करना पड़े इमरान खान साहब को। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बाज़ वज़रा को गुज़िश्ता माह ही हटाने का फैसला कर लिया था। जिस तरह के फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात की जाए तो एक माह पहले ये फैसला कर लिया गया था कि वज़ारत इत्तलात का कलमदान उन्हें सौंपा जाएगा। अब उन्हें इस हवाले से एडवाइज़र रख लिया गया है। एमनेस्टी स्कीम का फैसला, उसको लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। कैबिनेट मीटिंग्स में जब भी बात होती थी तो एमनेस्टी स्कीम पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता था। FBR की नाकामी, महंगा डॉलर, रुपया डीवैल्यू हो गया, ये वो तमाम वजूहात बनी। असद उमर साहब को छोड़ के जाना पड़ा। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। टिक्का, बताइएगा, ये हमने काफ़ी तफसील से वजूहात सामने रखी हैं, मज़ीद अंदरूनी कहानी क्या है, क्या वजह बनी कि एकदम से, और ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस टाइम का इंतखाब भी क्यों किया गया कि अब रद्दो बदल करना पड़ी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने इससे कबल पूरी काबीना से रिपोर्ट मांगी थी और 2 हफ्ते दिए थे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। इसके साथ साथ चूँकि मुख्तलिफ इदारे हैं जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करने वाले, उनकी तरफ से कुछ खुफिया रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म के पास पहुंची तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी के हवाले से। और इसके साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ साथ हुकूमत की अपनी भी जो है वो मॉनिटरिंग सेल ने बाकायदा उसको मॉनिटर किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुसलसल काबीना के इजलासों में इसके साथ साथ खुद भी नजर रखी। तो यूँ तमाम तर होमवर्क जो है वो मुकम्मल था वज़ीर आज़म का। एक अरसे से वज़ीर आज़म कुछ वज़रा को बदलना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म चाहते थे कि इसमें कोई डैमेजेस ना हो, खासतौर पे ना ही सियासी नुकसान हो उनकी टीम का और ना ही हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर ऐसा फौरी तौर पर डेवलप हो। अब चूंकि ऑप्शन नहीं रहा था वज़ीर आज़म के पास, खासतौर पे वज़ीर खजाना के हवाले से जब एमनेस्टी स्कीम के ऊपर 2 इजलास हुए काबीना के, एक खसूसी इजलास भी हुआ, उसमें वो मुतमईन नहीं कर सके और वज़ीर आज़म ने ये सारा हाल अपने सामने देखा। 3 से 4 वज़रा सवालात करते रहे असद उमर के ऊपर और असद उमर लाजवाब थे, किसी को
मुतमईन ना कर सके। इस तरह डॉलर की कीमत देख ले तो उसमें भी कोई अहम रोल नहीं रहा। वजीर आज़म को खुद बैरून मुल्क जाकर बाकायदा तौर पे माली इमदाद के लिए कहना पड़ा। वजीर आज़म खुद सहारा देते रहे, इसके बावजूद माशी सूरत हाल जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं थी। और इसके साथ साथ जो मीडिया रिपोर्ट थी उसमें भी असद उमर खास तौर पे मुतमईन करने में हर मौके पे नाकाम रहते थे। और एक गैर संजीदा रवैया भी शायद पार्टी में भी इस पे मामला जेरे बहस थे। तो एक मजमूई तौर पे असद उमर को हटाने के हवाले से होमवर्क किया गया और दबाव भी था। इसके साथ साथ दीगर वज़रा देखे तो आमिर महमूद कैनी जो कि बहुत ही करीब है वज़ीर आज़म के, हेल्थ कार्ड सिस्टम उन्होंने जिस तरह डेवलप किया, लेकिन दवाइयों की कीमतों बढ़ाने के हवाले से वज़ीर आज़म जो है वो उनके ऊपर खासा प्रेशर पड़ा और पार्टी के अंदर जो अंदरूनी तौर पे दबाव उनके ऊपर आया और इसके साथ साथ इस मामले को भी हैंडल नहीं कर सके। और वज़ीर आज़म ने सख्त बरहमी का इजहार किया अद्वियात की कीमतों के मामले पे, अगरचे पिछली काबीना में ने भी मंजूरी दी और इस काबीना ने भी। आमिर कियानी साहब किस लिहाज से कसूरवार ठहराए गए, इसके बारे में जरा डिटेल्स बताइएगा। जी अगर आमिर कियानी का तो इतना ज्यादा कीमतें बढ़ाने में रोल नहीं था, लेकिन इसको मिसमैनेज करने में उनके ऊपर कुछ अदम एतमाद नजर आया। इसके अलावा हॉस्पिटल की जो बाकायदा BOG लाने के हवाले से होमवर्क था, उस पर भी थोड़ी सी ग्रिप नजर नहीं आई। अगरचे उन्होंने दिन रात काम किया, लेकिन वजीर आजम को अद्वियात की कीमतों के मामले पर थोड़ा एतराज ये था कि इसको हैंडल नहीं सही अंदाज में किया गया। CEO की तकर्री के हवाले से भी असेसमेंट जो है वो पहले CEO के हवाले से, तकर्री के हवाले से असेसमेंट नहीं हो सकी, इसके बाद दूसरा CEO लगाया गया। इसके बावजूद अद्वियात की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा तमाम वजूहात बनी थी। बहुत शुक्रिया आपका टिका खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा एक जो रद्दोबदल हुई है, खास तौर पर अगर हम मुल्क की मईशत की बात करें तो असद उमर का इस वक्त जाना, ये टाइमिंग क्या इस्तेहकाम की तरफ हम जा सकते हैं या आप समझते हैं कि मजीद अदम इस्तेहकाम आ सकता है इससे? देखें, इस्तेहकाम तो शायद अब मुश्किल है और अदम इस्तेहकाम इससे ज्यादा और क्या होगा कि जो डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी फिलहाल। ये है कि कप्तान की मर्जी है कि जिसको चाहे जहाँ खिलाए, और जिन लोगों को उसने फारिग किया है उन्होंने भी कप्तान की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जो हुक्म होगा कप्तान का हम उस पर अमल करेंगे। तो ये सब कुछ आपके सामने है। वजह जो है वो अंदर की जो झगड़ा है, जो अंदर की लड़ाई है, वो उसका वजह बनी है। एमनेस्टी के ऊपर बहुत सख्त राय रखी जा रही थी, उसके नतीजे में ये होना था कि 3 दिन की वो मीटिंग में काफी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और रवैयों में चलती थी। नतीजा ये निकला, अफसोसनाक है। हमारा ये ख्याल था मुझे से लोगों का कि भाई 21 साल से एक पार्टी जो जिद्दोजहद कर रही है उसने कुछ तैयारी की होगी पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, और लेकिन अफसोस हुआ कि उन्होंने जब पहला ही टेस्ट उनका आया बजट के हवाले से तो उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए और जुतियों में दाल बट गई। अफसोस है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं जब ये नाकाम होती है ना सियासी जमातें, तो असल में ये पूरा कौम की नाकामी होती है। मतलब हम लोग जो 22 करोड़ हैं, हमने जो हमारी एक्सीरीज आप कह रहे हैं, उन्होंने इनको वोट दिया था 2 पार्टी सिस्टम को खत्म करके एक तीसरी पार्टी को मौका दिया था कि वो इस मुल्क के मामलात को आके रिजॉल्व करे। और पहला ही जो उनका टेस्ट है इक्तिसादियात में, उसके नतीजे आपके सामने हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, आज औरंगज़ई में खिताब करते हुए जलसे से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे निकाल दिया जाएगा नेशन के इंटरेस्ट के लिए। आपको लगता है ये मजीद वज़रा के लिए एक वार्निंग हो सकती है जिनकी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही? देखिए, ये बात इमरान को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है पिछले 8-9 महीने में कौन क्या कर रहा है। इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान में नहीं बन सकती थी, जज्बाती पार्टी बन सकती है। नौजवान लोग जिनको इसने अपने साथ लिया और हमने कहा कि देखो मैंने तो 21 साल के लड़के को मैंने बनवा दिया है, मैंने पता नहीं बेचारे किसी गरीब आदमी को के जरिए बहुत बड़े आदमी को डिफीट कर दिया है। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी 1970 में कर दिया था।
1970 में है, जी जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पंजाब में और पत्तों की में एक मतलब अल्लाह दत्ता साहब थे, उनके पास साइकिल थी, साइकिल। और वो वहाँ के जो सबसे बड़े जागीरदार थे नकई, जिनका एक बेटा भी एमएनए है और जिनमें से एक आदमी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बना नकई साहब, उनको शिकस्त दी थी। ऐसा हो जाता है जब एक हवा चलती है तो ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज कर जाती है, लेकिन सवाल है कि उसको अच्छे काम में कन्वर्ट करना किसकी जिम्मेवारी है? वो लीडरशिप की होती है। बेसिकली लीडरशिप के ऊपर जो है वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसने अपनी टीम को किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से उसको ड्राइव करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और फिर जब सिलेक्शन करते हैं आप तो देखते हैं कि कौन सा आदमी किस काबिल है। अब एकदम तो सर जमून में खराबी नहीं आ गई ना एक दिन में, ये एक रात में। वो कहता है कि रात को मेरी बात हुई है, सुबह मुझे बुलाया और कहा फारिग हो। तो ये कहानी कुछ घंटों की कहानी तो नहीं है, इसके लिए तसलसल की कहानी है। और फिर देखें इस मुल्क में एक बहुत बड़ा बुरहान और जन्म ले रहा है हमारा इक़्तिसादियात का। एक तरफ सरमायादार पाकिस्तान के हर चीज पर काबिज हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं जिनमें उनकी जेब से पैसा ना निकले और जो पैसा है वो गरीब की जेब से निकलता जाए इनडायरेक्ट टैक्सों की हालत में। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो जन्म ले रही है। तमाम पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है और लीडरशिप पे डेफिनेटली जो है बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आती है। सिलेक्शन से लेकर उनसे आपने काम किस तरह से लेना है, ये सारी जिम्मेदारी लीडरशिप के ऊपर आती है। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे। तो अब सिचुएशन ये है कि विफाक में तो रद्दोबदल हो चुकी है, जिसकी वजह से अपोजिशन को भी बहुत ज्यादा तनकीद का मौका मिल चुका है। लेकिन अब विफाक के बाद पंजाब की बारी भी आने वाली है। पंजाब काबीना में भी तब्दीली का इम्कान है। किस वजीर ने कितना काम किया है और किसने सिर्फ आराम किया है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म आज गवर्नर पंजाब से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हुक्म पर सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी बाकायदा तैयार कर ली गई है और आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म पंजाब के बारे में अहम फैसले करेंगे। ये खबरें आ रही हैं। ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली से इब्तिदा ऑलरेडी हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर एक्साइज मुमताज़ अहमद को तब्दील किए जाने का कवी इम्कान है। वज़ीर तालीम मुराद राज को वार्निंग दी जाएगी। वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल मियां अजमल चीमा की कारकर्दगी भी नाकिस करार दी गई है। ये जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उनमें यह कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। वज़ीर जेल खाना जात की बात की जाए, जवार हुसैन वड़ाइश हैं वो जिनकी वजारत भी खतरे में है। वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की कारकर्दगी भी सिफर वालों में शामिल है और ज़राए के मुताबिक अजमल चीमा से सोशल वेलफेयर की वजारत वापस लेकर फयाजुल हसन चौहान को दे दी जाएगी, तो फयाजुल हसन चौहान की वापसी हो सकती है। वफाकी हुकूमत के बाद तब्दीली के सफ़र ने पंजाब का रुख कर लिया। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करने के अहकामात जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक आला हुकूमती सतह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन से भी तफसीलात मांगी गई हैं। तरक्याती स्कीमों के तमाम सूबाई वज़रा के मुख्तस शुदा और खर्च शुदा बजट की तफसीलात और वज़रा के मातहत इदारों की डेवलपमेंट सेक्टर में कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़रा की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, नई तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक भी रिपोर्ट्स मुरतब होंगी। ज़राए महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक 10 से ज़ायद सूबाई वज़रा तरक्याती फंड ही इस्तेमाल नहीं कर सके। इकनॉमिक अफेयर्स के 41 अरब रुपए और महकमा हाउसिंग एंड कम्यूनिटी के 13 अरब रुपए तरक्याती फंड इस्तेमाल नहीं हो सके। सरकारी ठेकेदारों और कंसल्टेंट्स को भी अदायगी ना हो सकी। सूबाई वज़रा की रिपोर्ट पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। कैमरामैन अब्बास जैदी के साथ अदरीस शेख, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो पंजाब काबीना में क्या क्या रद्दोबदल मुतवक्के है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर यहाँ पर शामिल करते हैं। अब्दुल हफीज शेख का बतौर मुशीर खजाना नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। असद उमर और आमिर कयानी का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। असद उमर और आमिर कयानी की विफाकी काबीना से सुखदोशी की समरी ऐवान सदर भिजवाई गई थी और अब मुशीर खजाना की हैसियत से अब्दुल हफीज शेख का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो चुका है। असद उमर और आमिर कयानी की बात की जाए, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। असद उमर और आमिर कयानी की
वफाकी काबीना से सबकदोशी की समरी जो तैयार की गई थी वो ऐवान सदर को भिजवा दी गई है और हफीज़ शेख ने मुशीर ख़जाना की हैसियत से उनका नोटिफिकेशन जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ था वो जारी हो चुका है। तो अब इससे पहले हम पंजाब काबीना के हवाले से बात कर रहे थे। विफाक में रद्दोबदल के बाद अब पंजाब काबीना में भी रद्दोबदल की खबरें सामने आ रही हैं। वो वज़रा, वो मशीर या जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं दी, डिलीवर नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद कुछ सख्त फैसले सामने आ सकते हैं। और किस वज़ीर ने कितना काम किया है, किसने सिर्फ आराम किया है और फ़ंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है, ये तमाम चीज़ें, ये रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तलब कर ली हैं और आज गवर्नर पंजाब से वो अहम मुलाकात भी करेंगे। सारे मामले पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। ये बताइएगा, शमशान बुखारी साहब ने तो अभी तक तरदीद कर दी है, आपके पास क्या खबरें हैं, ये रद्दोबदल होने जा रही है या नहीं? शमशान बुखारी साहब ने कहा है कि अभी इसका जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन आप अगर गौर करें तो जब से ये वज़ीर आला पंजाब बने हैं उस्मान बुज़दार और कैबिनेट उन्होंने बनाई है, उस वक्त से ही इन पे तनकीद की जा रही थी और मुसलसल इनके वज़रा पे, जैसे कि अब आपने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखाई है और उस रिपोर्ट में कहा है कि वज़रा जो हैं वो अपने ख़जाने के जो उनको फ़ंड दिए गए थे वो भी नहीं खर्च कर सके। तो जो वज़रा अपना फ़ंड नहीं खर्च कर सके, उन्होंने फ़लाह के लिए या हुकूमती काम में कहाँ तक अपना किरदार अदा करना है। अब बहुत से थे, बार बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर आए इमरान खान और उन्होंने सूबाई काबीना की सदारत भी की और उन्होंने बाद में लोगों की तंबीह भी की, लोगों को तंबीह भी की कि आप लोग अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वरना जो इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी वो जाएंगे। और ये वफाक से पहले पंजाब को नोटिस जो है वो वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वफाक से पहले हो चुका था। तो नासिर साहब, अगर वफाक से पहले नोटिस मिल चुका था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, तो बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर तो बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं, उन पे क्यों नहीं नज़र गई? देखें, हैं वाक़िफ़ कुछ नज़र आते हैं कुछ। बुज़दार साहब जो हैं वो जिस अंदाज़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया का सहारा नहीं लिया, लेकिन अपना वो काम कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब एक हद तक उनसे मुतमईन हैं। उनको भी ये कहा गया था कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, आप अवामी हलकों में जाएं, लोगों से राब्ते बढ़ाएं ताकि पार्टी पोजीशन जो है वो भी सामने। कौन से ऐसे पसे पर्दा काम है जो अभी तक बुज़दार साहब ने किए हैं? बुज़दार साहब ने देखा अब कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी ये जो ब्यूरोक्रेट्स की जो तब्दीली हुई है, ब्यूरोक्रेसी की जो तब्दीली हुई है पंजाब में, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये इसके पीछे पसे पुश जो थी वो मामलात वही हैं कि जो लोग काम करने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाकर लोगों में तब्दीली करके लोगों को वापस लाए हैं ताकि वो मज़ीद इसको बेहतर बना सकें। इस वक्त चूँकि सूबाई वज़रा की कारकर्दगी की बातें ज़्यादा हुई तो उनको पे बुज़दार साहब पे जो था नज़ला वो नहीं गिरा और बुज़दार साहब जो हैं अभी फ़िलहाल जो है वो महफूज हैं, बल्कि वहाँ तक अभी बात नहीं गई। 4 आईजीज़ बदलने के बाद भी, चीफ सेक्रेटरीज बदलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब अभी तक महफूज है, सेफ जोन में है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ जोन में है, इसलिए कि 4 आईजी की आप बात कर रही हैं, तो जो आईजी उन्होंने तब्दील किया है उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो गवर्नर पंजाब के कोई करीबी जानने वाले हैं या रिश्तेदार हैं। आप ये सोचें कि बुज़दार साहब कितने मजबूत हैं कि अगर ये खबर सही है तो उन्होंने उस आईजी को वापस लाए हैं जो उससे पहले यहाँ पंजाब में काम कर रहा था, जिसे तब्दील करके अमजद सलीमी साहब को लगाया गया था। इसलिए ये भी एक सवालिया निशान है कि आरिफ नवाज़ साहब को क्यों लाया गया है। इसका मकसद यही है कि वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी अपनी राय भी इसमें शामिल है और साबका कारकर्दगी के हवाले से भी उन्होंने कोई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी भेजी होगी और अपने महकमों में या अपने वज़ारत दाखिला में मौजूद होगी कि यहाँ क्या उन्होंने काम किया कि आरिफ नवाज़ को दोबारा लाना पड़ा। नासिर साहब, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आवाम नोटिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक चीज़ रख रही हूँ। जो पहला दौरे हुकूमत था शहबाज शरीफ का, उसमें अगर हम सफाई का इंतज़ाम देखते थे या नकासी आबी, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आवाम मुतमईन भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। वो अगर हम सिचुएशन देखें हमें कुछ नज़र नहीं आता। ख़ासतौर पर लाहौर की अगर बात की जाए, ना सफाई के इंतजाम वैसे हैं, ना नकासी आब का इंतज़ाम वैसा है, तो इस चीज़ के अंदर तो सवालिया निशान उठता है। देखिए सारा बात यह है कि जहाँ तक गुड गवर्नेंस की बात है उसमें हर शख्स के अपने मेयार अलग हैं। गुड गवर्नेंस है और हुकूमत की जो है गुडनेस जो है वो अलग बात होती है। लोगों के साथ क्या राब्ते हैं, क्या काम किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार साहब कोई इतने तरबियत याफ्ता या बहुत तजुर्बेकार नहीं थे,
लिहाजा उनसे इतनी लंबी चौड़ी उम्मीदें वाबस्ता करना इंतहाई मुश्किल काम है, नहीं करनी चाहिए। जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, शहबाज शरीफ साहब का टिन्योर बहुत बड़ा है, ज़्यादा तो इनको भी हो गया ना, तो अब आवाम कितना सब्र करे, उनका तो ऑलरेडी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका नहीं। तो है। इस बात से तो कोई भी एग्री नहीं कर रहा कि उनकी कारकर्दगी बहुत आला नस्ल की है और उनको हटाया नहीं जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि बजट के बाद ये काम हो जाए, और वफाक में भी मेरा यही ख्याल था कि बजट के बाद तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन जिस अंदाज आप ये कह रहे हैं कि बजट के बाद ये तब्दीली मुतवक्के है बुज़दार साहब? जी बिल्कुल मुमकिन हो सकती है। कोई देखिए, जहाँ ये इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काम किया, जो वफाक में तब्दीलियाँ की और बड़े ख़ास मौके पे कभी बजट आना है और वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो बोल्ड स्टेप वो ले सकते हैं और वो लेंगे। बल्कि अब तमाम वफाकी और सूबाई वज़रा जो हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये रेड अलर्ट है कि उनकी किसी की भी तब्दीली हो सकती है और उनको बदला जा सकता है। क्यों कि इमरान खान ये चाहते हैं कि जी कारकर्दगी बेहतर हो और आवाम जिन मुश्किलात में हैं उनके मसाइल जो हैं वो कम किए जा सकें। अच्छा, अभी आपने कहा है थोड़ी देर पहले कि बुज़दार साहब जो हैं उनसे किसी हद तक मुतमईन हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, और साथ ही ये भी तब्दीली मुतवक्के है कि बजट के बाद वो तब्दील हो सकते हैं। एक्चुअली स्टैंड कहाँ करें इस वक्त बुज़दार साहब? वज़ीर-ए-आज़म की गुड बुक्स में हैं या नहीं है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं? देखिए, जो ज़राए कह रहे हैं उसमें तो ये है कि वो हैं उनके, आप ये कह दें कि उनके 60% उनके नंबर नहीं है, 40% है, वो एक अलग बात है। इसको अंदाज़े जो हैं अलग अलग अंदाज़े हैं, अभी तो ज़राए की बातें हैं, अभी सिर्फ अंदाज़े किए जा रहे हैं। जब तक काबीना टीम की कारकर्दगी उसकी काबीना से लगाई जाती है, जब काबीना में वज़रा को तब्दीलियों की बारी आ गई और उनकी कारकर्दगी यहाँ तक है किसी की सिफर है, कारकर्दगी किसी से मुतमईन नहीं है, तो उसमें आप टीम के कप्तान पे सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। इसी तरह वफाक में कप्तान अपनी मर्ज़ी से टीम बदल रहे हैं तो वो कर रहे हैं, तो यहाँ भी वज़ीर आला की मर्ज़ी शामिल होगी और यहाँ तब्दीली आने वाली है। शमशान बुखारी जो मर्ज़ी कहें, तब्दीली यहाँ भी चंद दिनों में ही हो सकती है। अच्छा, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के बारे में कितने कवी इम्कानात हैं कि वो दोबारा से वापस आ सकते हैं पंजाब कैबिनेट में? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो महसूस कर रहा है कि उनका स्पोकमैन जो था फ़याज़ुल हसन चौहान वो बड़ा ज़बरदस्त था। ठीक है, जो गलती जो बात हुई जिसमें उन्होंने विड्रा तो किया, वैसे फवाद चौधरी साहब भी बड़ा अच्छा करते थे, वो भी नहीं, फवाद चौधरी साहब का अंदाज़ और था, फ़याज़ुल चौहान का और था, ये लोकल करते थे। फवाद चौधरी साहब तो माशाल्लाह इतने आज़ाद हैं कि वो अपनी पार्टी के लोगों पर भी तनकीद कर लेते थे, लेकिन उनके मसाइल और हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान के और हैं। इसलिए लोगों का ये ख्याल है और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस किस्म का स्पोकमैन चाहिए, लिहाजा उनकी कैबिनेट में वापसी हो सकती है। अच्छा, ये समीउल्लाह चौधरी साहब के बारे में बताइएगा। कुछ पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इनको बुलाया था, इनकी कोई सरजनिश वगैरह भी की थी, बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। इनके कितने इम्कानात है कि ये आउट हो सकते हैं कैबिनेट से? देखिए, समीउल्लाह चौधरी पर पहले दिन से निशान है। ये अलग बात है कि गुज़िश्ता दिनों जो तूफ़ानी बारिशें हुई, ओलाजारी हुई, ज़ालाबारी हुई, उसमें सारी चीज़ें जो हैं उसमें वो थोड़ा सा सरगर्म हुए, क्योंकि वज़ीर आला ने उनको बाकायदा पैगाम दिया हुआ है कि आपकी कारकर्दगी से न हम मुतमईन हैं न वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन है। लिहाजा इन पर निशान, रेड निशान पहले का लगा हुआ था, और सबसे पहले जो पंजाब गवर्नमेंट में जो पंजाब काबीना में निशान लगा था उसमें यही समीउल्लाह चौधरी साहब ही थे। लिहाजा इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि उनकी तब्दीली जो है वो दीवार पर लिखी हुई है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी कि कौन से वज़रा ऐसे हैं पंजाब कैबिनेट में जिन्होंने फ़ंड्स को बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं किया। आपके ज़राए क्या बताते हैं, जो आराम से करके बैठे रहे हैं और फंड्स लेके बैठे रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया? ज़ीरो परफॉर्मेंस कौन से वज़रा की है पंजाब कैबिनेट? देखिए, मुराद राज साहब जो हैं वो पहले भी MPA थे, जब बहुत कम तादाद थी पंजाब में तहरीक इंसाफ के MPs की, उसमें भी वो लाहौर से जीते हुए थे, अब की भी जीते थे, वज़ीर बने वो, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो सिफर कही जा रही है। और इसी तरह यास्मीन राशिद बड़ी सरगर्म, मतलब वो डॉक्टर हैं अपने दौर की, और उन्होंने जब डॉक्टरों की रहनुमाई की थी, मसीहाओं की जब लीडरी की थी, तब भी वो बड़ी सरगर्म थी। लेकिन जिस अंदाज़ में ख़ास तौर पर हमारे पंजाब के हॉस्पिटल्स के हालात हैं उसमें उनकी कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन चुकी है। तो यास्मीन राशिद साहिबा भी मुतमईन नहीं कर पाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका नासिर नकवी साहब, आप हमें बता रहे थे कि पंजाब कैबिनेट में तब्दीलियां मुतवक्के हैं। और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बात की जाए, वो फिलहाल कुछ ज़राए कह रहे हैं कि सेफ जोन में है, लेकिन बजट के बाद हो सकता है कि ये तब्दीली भी आ जाए पंजाब कैबिनेट में। और कुछ वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, जो फंड्स एलोकेट हुए थे उनको सही तरीके से सही वक्त पर यूटिलाइज़ नहीं किया, तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात उठना शुरू हो गए हैं और कुछ अहम और तल्ख फैसले किए जा सकते हैं पंजाब कैबिनेट के
حوالے سے بھی اور ریاض الحسن چوہان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک اچھے سپوکس مین کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں تو ان کی کیبنٹ میں واپسی ہو سکتی ہے۔ مراد راز کی پرفارمنس زیرو رہی ہے اور اگر سمیع اللہ چودھری جو کہ وزیر خوراک پنجاب رہے ہیں ان کی پرفارمنس پر بھی پہلے دن سے ہی ایک ریڈ کراس لگا دیا گیا تھا تو یہ ایک وزراء کی لسٹ بنائی گئی ہے، ان کی پرفارمنس کا باقاعدہ طور پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے رپورٹ طلب کر لی ہے اور گورنر پنجاب سے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب آج ہم ملاقات کریں گے۔ اس ساری جو پنجاب کیبنٹ کی کارکردگی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اہم فیصلے جو کہ آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ رحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ وفاقی کابینہ میں ایک دم سے رد و بدل ہو گئی ہے اور اپوزیشن کو تنقید کا ایک بار پھر سے موقع مل گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رد و بدل صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کر لینا ایک وائز فیصلہ تھا؟ میرا ویسے سوچ ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے لوگوں سے جی یہ دیکھیں، یہ تو ان کا اپنا انٹرنل معاملہ تھا۔ آپ بحث کر سکتے ہیں، میڈیا اس پہ تنظیم کر سکتی ہے، میڈیا اس پہ تنقید بھی کر سکتی ہے، میڈیا اس پہ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ ہاں، میں اوور آل ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ جو ایک بات اور یاد رکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کر دوں کہ کیبنٹ جو ہے نا وہ انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر کام کرتی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہر کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ فلانا وزیر کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگنور تھا پرائم منسٹر جو اس ٹیم کا کپتان ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہوتا نا، ان کی غلطیاں، ان کی کامیابیاں۔ اب جیسے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ رحیل صاحب، جس طرح آپ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بزدار صاحب کی بھی پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اسد عمر صاحب تو ہٹ گئے اپنے عہدے سے لیکن بزدار صاحب ابھی تک قائم ہے اپنے عہدے پر اور ان کی پرفارمنس پر اپوزیشن بہت سارے سوال اٹھاتی ہے۔ میں آپ کو ایک گزارش کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ پیروں یا پیریوں سے نہیں چلتی، دعاؤں سے۔ دعا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اللہ کریم کا، اس کا حبیب کا صدقہ ضروری ہے، وہ ان دو ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی شعور بھی دیا نا، اس کو استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب جب آپ اپنی عقل و شعور کو استعمال نہیں کریں گے اور صرف دعاؤں پہ ہی اکتفا کریں گے تو پھر تو میرے خیال میں شاید حکومتیں نہیں چلتی نا۔ آپ اگر ایسے لوگوں کو لگا دیں گے جو کسی کے منظور نظر ہوں گے یا کسی کے خاص ہوں گے، جن کو نہ تو شعور ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی دانش ہے، یہ کہاں کی مطلب سادگی ہے کہ یہ کہہ دینا ان پبلک کہ میرے گھر کی بجلی نہیں ہے۔ بھائی شعور اور نقل پر تو آپ کو بہت سارے تحفظات ہیں لیکن جو بیوروکریسی کی اگر بات کی جائے تو وہ تو ساری شہباز شریف دور کی واپس آ گئی۔ یاد کر دوں، بیوروکریسی کسی کی نہیں ہوتی، بیوروکریسی صرف اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ ایفیلیشن تو ہوتی ہے اب ذرا نہیں، میں پرابلم بتاتا ہوں آپ کو کیا پرابلم یہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے نہیں بلکہ کافی مہینوں سے ایک عجیب سی فضا قائم کر دی آپ نے ایک خوف کی فضا قائم کر دی جس میں سے آپ نے یہ کہا کہ سب سے بہتر اور اعلیٰ عرفہ میں ہوں، باقی سب کے سب ڈاکو ہیں۔ اور بیوروکریسی جو ہوتی ہے نا، بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی عقل سے پیدل نہیں ہوتے، ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک کام کرنے کا ان کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، وہ اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک کا دکا آپ کہہ سکتی ہیں، مثال دے سکتی ہیں، کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو حکومت کے ہٹ کے اور وہ اپنے شخصیات کے ساتھ بھی سنسیئر ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، بدنامی نہیں لیتے وہ یہاں پہ۔ لیکن یہاں پہ جو کچھ ہوا بیوروکریٹس کے ساتھ، آج یہ عالم ہے کہ کوئی بیوروکریٹ سمجھدار، سیانہ، تجربہ کار کسی بھی عہدے پہ لگنے کو تیار نہیں ہے، کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں کرتے نا جی، کیوں کریں گے وہ؟ میں نے تو یہ یہاں تک سنا ہے کہ جتنے آپ کے بیوروکریٹس ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو حکم دینا ہے وہ آپ زبانی مت دیجیے، آپ لکھ کے تحریراً ہمیں بھیج دیجیے، ہم اس پہ عمل کر دیں گے۔ یہ عالم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں اس طرح تھوڑی چلتی ہیں حکومتیں۔ میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ میری ایک خاصیت ہے یہ کہ میں تنقید کم کرتا ہوں اور بات ایسی کر دیتا ہوں جو شاید اگر کوئی پکڑ لے تو شاید مجھے بھی سمجھ آ جائے گی، میری بھی درستی ہو جائے گی اور کسی اور کی بھی درستی ہو جائے گی، میں سمجھوں کہ میں اپنا کام کر لیا میں وہ بار بار یہ بات آپ کو عرض کر دوں کیونکہ میرا ایک کافی تجربہ ہو گیا اس معاملے میں، تو میری یہ بات میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریٹس صرف اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں،
वो शख्सियात के साथ सिंसियर नहीं होते, गवर्नमेंट के साथ सिंसियरिटी उनकी ये होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों को वो टो करते हैं, और पॉलिसी अगर ठीक होगी तो वो टो करेंगे, और पॉलिसी अगर गलत होगी जिससे उनको ये अंदाजा हो कि उनकी साख भी खतरे में है, तो मेरे ख्याल में वो साइड लाइन तो कर वो देते काम हैं। करना छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे। बेसिकली एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए अफसरान के लिए ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। बहुत शुक्रिया आपका, शेख रोहित असकत मौजूद थे और अपनी इजहार ख्याल कर रहे थे पंजाब कैबिनेट में जो तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से उनका क्या कहना था, ये उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताते हैं कि माड़ी पेट्रोलियम ने तेल के बड़े ज़खायर मिलने की खुशखबरी सुना दी है। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गौरी ब्लॉक की ढारियां में ये खुशखबरी मिली है। 372 बैरल योमिया खाम तेल मिलने की तवक्को की जा रही है ढारियां 1 से, और माड़ी पेट्रोलियम की ये पंजाब में दूसरी बड़ी दरियाफ्त है। अब यहाँ अच्छी खबर है पूरी आवाम के लिए कि माड़ी पेट्रोलियम ने तेल के बड़े ज़खायर मिलने की खुशखबरी सुना दी है। राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी उस्मान, बताएगा इस बारे में क्या मजीद अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, अवाम के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त के जो कुएँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त हो रहे हैं। जिस तरह ऑफशोर के बाद एक नई दरियाफ्त हुई है, माड़ी पेट्रोलियम ने ये खुशखबरी दी है अवाम को कि 372 जो है वो बैरल योमिया इससे तेल हासिल होगा। ये गुजर खान के करीब ये जो कुआं ये दरियाफ्त हुआ है और इससे पाकिस्तान में जो एनर्जी की क्राइसिस हैं उसमें अच्छी खासी मदद मिलेगी। और 372 बैरल योमिया तेल जो है वो उसको ये क्रूड ऑयल है जिसको साफ करके ऑयल में तब्दील किया जाएगा। और माड़ीपुर गैस का ये भी कहना है कि यहाँ से गैस की भी दरियाफ्त होने का इम्कान है और पेट्रोल के बाद ऑयल के बाद जो गैस भी यहाँ से प्रोड्यूस होगी। और ये भी अवाम के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें अच्छी खासी कमी आएगी। इसी तरह कुछ ऐसे और भी वेल तलाश हुए हैं जिनके ऊपर काम जारी है। जी अच्छा उस्मान, ये बताएगा एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए किस हद तक मदद मिल सकती है इस दरियाफ्त से? जी, पाकिस्तान का जो योमिया इस्तेमाल होता है बैरल वो कम से कम कोई 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा जो बैरल है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें अच्छी खासी मदद मिलेगी। ये क्रूड ऑयल यहाँ से साफ किया जाएगा और ये भी पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल की जो रिफाइन किया जाता है वो भी सारा पाकिस्तान से रिफाइन होना शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से सऊदी अरब में भी एक रिफाइन ऑयल भी ग्वादर में लगा रहे हैं और उससे भी अच्छी खासी मदद मिलेगी पाकिस्तान को। तो ये कंफर्म कब तक कर दिया जाएगा और ज़रा क्या कहते हैं कि तेल निकालने का बाकायदा अमल कब तक शुरू हो जाएगा अगर ये कंफर्म हो जाता है? जी, ये जो वेल है जो कुआं है उसकी दरियाफ्त तो हो चुकी है, ये बाज़ाब्ता अनाउंस किया गया है। अनाउंस तभी किया जाता है जब ये फाइनल हो जाए कि यहाँ से इस मकदार में ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों बाद मजीद इसकी अभी जो खुदाई का अमल जारी है उसके बाद ये इससे जो है वो ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस दरियाफ्त के हवाले से। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम वकार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस में ये जो अब दरियाफ्त हुई है 372 बैरल योमिया खाम तेल के मिलने की बाकायदा हो गई है, इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए ये दरियाफ्त कितनी मददगार साबित हो सकती है? बहुत मददगार है, ऐसी हमें बहुत सारी चाहिए इस मुल्क को, और मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और लेकिन हमारे यहाँ निस्बतन सुस्त रवि का शिकार रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी। अब उसमें तेजी आ रही है और पिछले दिनों एक और बड़ी डिस्कवरी ज़ेर बहस रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो भी सही निकले, साबित हो और वहाँ से भी गैस निकलने का आगाज़ हो। तो ये जो मकामी डिस्कवरी हकीकत में हमारे मुल्क की ज़रूरत है, एनर्जी क्राइसिस को कम करेंगे और इससे निस्बतन सस्ते वसाइल जो हैं हमको मिल सकेंगे। अच्छा वकार साहब, इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सुस्त रवि का एक रवैया है, किस तरह से किया जाता है, अगर इसमें डिले कर दिया जाता है तो ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान साबित है और जिन लोगों के पास लाइसेंस है उन्हें ज़रूरत है हमें कि उन सबको सख्ती के साथ उनकी जो शराइत है उसके मुताबिक उनसे कहा जाए कि जनाब अपना जो भी उनके वादे हैं वो उनको पूरा करें। इसके अलावा अभी अब्बासी साहब ने एक ऑप्शन किया था, हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो रुके में हैं
اور ان کو آکشن کرنا چاہیے، دیگر ممالک سے، دوستوں سے ان کو بھی بلانا چاہیے، خصوصاً چین کو ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ وہ اس کام میں آئے اور ہمارا بتائیں۔ اور ہم یہاں پر اپنی بھی مین پاور کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ان امپلائمنٹ ہے اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں کہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے، کہ ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے۔ بہت فائدہ پہنچے گا، لیکن دیکھیے مطلب یہ اس کو ڈھونڈنے میں تو شاید اتنا زیادہ نوکریاں نہیں ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر ڈسکوری ہوگی تو پوری ایک لائن کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پائپ لائن ڈالنی ہے، یا آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، یا مقامی طور پر ہی کوئی سہولت جو ہے وہ آپ کوئی پاور پلانٹ لے جس سے بجلی میسر آئے گی، تو مختلف نوعیت کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس پہ منحصر ہے کہ کس طرح کی ڈسکوری ہمارے سامنے آئی ہے۔ اچھا، یہ ڈسکوری کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے ہمارے آگے فائنینشیل حالات کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ابھی ہم بہت سارے کرائسس کے فیز سے گزر رہے ہیں، آگے اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہوگا، لیکن یہ نسبتاً چھوٹی فائنڈ ہے، جی جی، لیکن اگر ایک دفعہ تیل نکل آئے یا گیس نکل آئے تو پھر اور یقیناً اس کمپنی نے اناؤنس جی۔ اچھا وقار صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پر پاکستان کی جانب سے باہر بہت زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم اپنے ہی اگر ہمیں ذخائر ملتے ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے ہم آگے کس طرح سے بہتر طریقے سے مزید حکمت عملی بنا سکتے ہیں کہ ہم خود کفیل بھی ہو جائیں اور آگے سے ہمارے فائنینشیل حالات جو ہیں ان کو بھی بہتر کیا جا سکے؟ وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خزانہ، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر صحیح وقت پر اس کو ڈرل کر لیا جائے، صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس کے معاشی حالات اور معاشی لحاظ سے جو ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ڈھاریاں 1 معدنی کنویں سے یہ تیل دریافت ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈھاریا 1 سے 372 بیرل یومیہ خام تیل ملنے کی توقع ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں تو ہم اپنے انرجی کرائسس پر قابو کافی حد تک پا سکتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ میں اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے 3 تعمیراتی کمپنی سے 1-1 کروڑ کی گارنٹی مانگ لی ہے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ 20 مئی تک کام مکمل اگر نہ ہوا تو گارنٹی ضبط کر لی جائے گی۔ یہ سخت ریمارکس دیے گئے ہیں آج سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کیس کی آج یہ اہم سماعت ہوئی تھی، جس میں سپریم کورٹ نے 3 تعمیراتی کمپنی سے 1-1 کروڑ کی گارنٹی مانگ لی ہے۔ سماعت میں کیا کچھ ہوا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کیس کی سماعت جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے جسٹس ریٹائرڈ جمشید اور جسٹس عبدالستار اصغر میں سے کسی ایک کو ٹیکنیکل کمیٹی کا سربراہ بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ موجودہ سربراہ جسٹس زاہد حسین کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پنجاب حکومت اس پر بھی غور کرے۔ جسٹس گلزار احمد نے پروجیکٹ ڈائریکٹر فضل حلیم پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی وجہ سے کام تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ کانٹریکٹر کام نہیں کرتے تو انہیں اٹھا کر پھینک دے یا جیل میں ڈال دے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر تعمیراتی کمپنیوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تینوں تعمیراتی کمپنیاں 1 ارب کی گارنٹی دے، مقررہ تاریخ تک کام مکمل نہ ہونے پر گارنٹی ضبط ہوگی۔ وکیل تعمیراتی کمپنی نعیم بخاری نے اپنے دلائل میں کہا کہ 1 ارب کی گارنٹی نہیں دے سکتے، آپ میرے موکل کو جیل بھیج دیں۔ 2 ارب کی گارنٹی پہلے دے چکے ہیں، 1.5 ارب روپے کے واجبات باقی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ میٹرو ٹرین پر خطیر رقم خرچ ہوئی ہے، یہ قومی مفاد کا منصوبہ ہے، منصوبے پر تعمیراتی کام کی کوالٹی چیک کرنے کا کوئی میکینزم ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ پروجیکٹ دھڑم سے نیچے آ گرے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے کنسلٹنٹ تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔
तो ये अहम आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें कुछ सख्त रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और 3 तामीराती कंपनीज ऐसी हैं जिनसे 1-1 करोड़ की ग्रांट मांग ली गई है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि 20 मई तक अगर ये काम मुकम्मल नहीं होता, 20 मई की ये डेडलाइन दे दी गई है कि अगर 20 मई तक ये काम मुकम्मल नहीं होता तो गारंटी जो कि 1-1 करोड़ की 3 कंपनी से ली गई है उसे जब्त कर लिया जाएगा। और ये भी रिमार्क्स दिए गए कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये अवामी मुफाद का प्रोजेक्ट है और अगर इसको चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म है या नहीं है तो उस पर जवाब दिया गया कि एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि सारे प्रोजेक्ट को जिस तरह से बन रहा है, डिज़ाइन हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अमजद, बताइएगा, आपने सारी समाअत को कवर किया है, कितने सख्त रिमार्क्स दिए गए आज जजेस की जानिब से? जस्टिस गुजार अहमद की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट केस से मुतल्लिक केस की समाअत की है, तो इसमें आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था अब इस हवाले से अब 20 अप्रैल तक मुकम्मल होना था, ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई तक की डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो तामीराती कंपनियों की जो गारंटी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। जस्टिस गुजार अहमद ने ये कहा है कि अगर ये कंट्रैक्टर काम नहीं करते तो इन्हें उठाकर फेंक दिया जाए या फिर जेल में डाल दिया जाए। अच्छा अमजद, ये जो 20 मई की डेडलाइन दी गई है ये कंफर्म डेडलाइन है या मजीद एक्सटेंशन हो सकती है? जजेस का इसके बारे में किस तरह के रिमार्क्स थे? देखिए, इसमें इसको हम इस हवाले से इसको कंफर्म डेडलाइन भी कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो तामीराती कंपनियां हैं इनसे 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी मांग दी है और कहा है कि अगर 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो तामीराती कंपनियों की जो है वो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। यानी इस हवाले से जो जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं उन्हें अब इस बात का खदशा होगा कि अगर 20 मई तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन पर मुकम्मल काम ना हुआ तो 1 करोड़ रुपए की जो उनकी जो गारंटी है वो जब्त होने का खदशा है। और इस बात का गालिब इम्कान है कि अब हो सकता है कि 20 मई तक ये जो काम जो है ये मुकम्मल कर लिया जाए। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी अहम फैसला दिया है, वो ये कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड जमशेद और जस्टिस असगर में से किसी एक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह भी बनाया जाए और अगर मौजूदा सरबराह जस्टिस जैद हुसैन अगर काम जारी रखना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत इस पर भी गौर करे। और जबकि इस हवाले से ये भी कहा है कि कौमी मफाद का ये मंसूबा है, इसके तामीराती काम के क्वालिटी चेक का भी मैकेनिज्म यकीनी बनाया जाए। और अदालत ने इस केस की मजीद समाअत जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी भी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमजद, आप हमें अपडेट कर रहे थे समाअत के हवाले से। इदरीस शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। इदरीस, बताइएगा, 20 मई की डेडलाइन दी गई है अदालत की जानिब से, जो ग्राउंड पे फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है कि 20 मई तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत तस्लीम करती है कि 2 खरब 70 अरब से ज्यादा रकम खर्च हो चुकी है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत के अगर इसी प्रोजेक्ट को देखा जाए तो जमीनी हकायक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद जो है वो काफी मुश्किल नजर आता है क्योंकि पंजाब हुकूमत और महकमा जो है पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अपने दस्तावेजात के मुताबिक इसका जो जीपीओ चौक के साथ अनारकली जो चौक है इसके स्टेशन जिनकी तकमील होनी थी दिसंबर और जनवरी 2019 में वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। जीपीओ चौक में ताहाल जो है अभी इस स्टेशन पर काम शुरू किया गया है आज से 10 दिन पहले। इसके साथ साथ जो पेडेस्ट्रियन वो इसका जो अंडरपास बनाया जाना था, जो फुटपाथ बनाया जाना था, जो कि यहाँ पर जैन मंदिर चौक में बना था, उस पर भी काम अभी शुरू नहीं किया गया। और इस सिलसिले में पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया था कि जुलाई के इख्तिताम तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आज के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात सामने रखे जाएं तो उसके मुताबिक जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानिब से भी। शहबाज शरीफ साहब तो अपने दौरे हुकूमत में ट्रायल बेसिस पे इसको चला भी गए थे, तो क्या वजह बनी कि अभी तक जो है काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा? कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई मसाइल दरपेश हैं या सियासत आड़े आ रही है? मसला कहाँ पे आ रहा है? जी बिल्कुल, इसका साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जाते जाते इसका एक इफ्तिताह तो कर दिया था, उसके बाद इसका एक दूसरा इफ्तिताह भी किया गया था गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, जो कि हुकूमत जाने से पहले इसका इफ्तिताह नामुकम्मल मंसूबे का कर दिया गया। जबकि अगर बात की जाए इसके ठेकेदारों की तो इसके एक ठेकेदार के खिलाफ तो नैब इंक्वायरी और एंटी करप्शन इंक्वायरी शुरू कर ली गई, उसके बाद ये ठेका तब्दील किया गया, नए ठेकेदारों को दिया गया। और इन्हीं ठेकेदारों ने जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की खुद नोटिस केस की समाअत शुरू थी तो उनका ये कहना था कि इनको पंजाब हुकूमत की जानिब से अदायगियां नहीं की जा रही, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब तमाम तर दस्तावेजात लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश है और उनका ये कहना था कि इनको तमाम तर रकूम अदा कर दी गई है। जबकि इस पर एक कमेटी भी बनाई गई जिसने सुप्रीम कोर्ट लॉ रजिस्ट्री में इस पर मीटिंग की और जो बाकी डेफिसिट रह जाता था उस पर भी पंजाब हुकूमत ने अदायगियां करने की यकीन दहानी करवा दी थी। उसके बावजूद अगर ठेकेदारों की जानिब से इसको मुकम्मल करने का इंतजार देने में अगर नाकामी है तो ये सरासर वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि ठेकेदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। और अगर ये
ठेके जिनके बारे में भी एक सवालिया निशान है कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के ठेके दिए गए थे, तो लेकिन 5 साल के करीब यह अरसा गुजर गया, उसका अजाब जो है वो लाहौर के जो जो इदरीस आज बताया गया है कि एक कंसल्टेंट तामीराती कंपनी है जो कि पूरा लुक आफ्टर कर रही है सारे प्रोजेक्ट को, वो क्या कर रही है? वो ठेकेदारों को नहीं पूछती? जी बिल्कुल, नेस्पाक जो है वो इसकी कंसल्टेंसी, इसके साथ साथ एक निजी कंसल्टेंट कंपनी के साथ साथ एक गैर मुल्की कंपनी को भी कंसल्टेंसी की खिदमत दी गई थी, और 3 अरब से जायद रकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन कंसल्टेंट्स को कंसल्टेंसी की मद में अदा की गई थी। और अगर ये कंसल्टेंट का अपना किरदार देखा जाए, अगर नेस्पाक का इसमें किरदार देखा जाए, तो नेस्पाक ने मनसूबा शुरू होने के 2 साल के बाद इसके वो जो पिलर्स बनाए गए हैं जिसके ऊपर इसको एलिवेटेड जो इसका सारा रूट है उसके बारे में बाज़ाब्तियों की रिपोर्ट दी, तो उसके बाद नेस्पाक भी खामोश होकर बैठ गई। तो इसमें सारी जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत के जिम्मे आती है, क्योंकि तकरीबन 1 साल के करीब अब अरसा गुजर चुका है जब से ये तमाम तर मामला पंजाब हुकूमत की डोमेन में आते हैं, जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और इसको मुकम्मल करने का इंडिया भी साबिक जो सीनियर सूबाई वजीर थे पंजाब के अब्दुल रहीम खान ने भी दिया था कि 30 जुलाई तक हम इसको फाल कर लेंगे। तो एक पंजाब हुकूमत के साबिक सीनियर सूबाई वजीर की जानिब से जब ये इंडिया दिया जाए कि हम इसको मुकम्मल कर, जिम्मेदारी भी पंजाब हुकूमत की भी होली सोली हो जाती है कि ठेकेदार जो है वो खास एसओपी या कॉन्ट्रैक्ट पे है जो उन्होंने पंजाब हुकूमत से ठेका लिया, और उन्होंने बिला मुबालगा खरबों रुपए के प्रोजेक्ट से पंजाब हुकूमत से लिए हैं। अगर इसके तमाम ठेकेदारों को देख लिया जाए, हबीब रफी कंस्ट्रक्शन वाले आ जाते हैं, मकबूल कार्सन वाले आ जाते हैं, तो ये तमाम वो ठेकेदार है जो गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा ठेके हासिल करते रहे पंजाब हुकूमत से। अगर ये मुकम्मल नहीं इसको कर पाते तभी पंजाब हुकूमत की ये वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और किसी भी किस्म की। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स दे दिए गए हैं। इस बारे में बहुत शुक्रिया आपका इदरीस शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज इस केस की अहम समाअत हुई है ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से, और 20 मई की डेडलाइन दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 20 मई तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।